उपाध्यक्ष महोदय, आपने मौका दिया। आई विल स्टार्ट फ्रॉम ऑनरेबल मेंबर Kalyan Banerjee ji. He is doubted that why the income tax authority should be at all involved in the implementation of Act. I want to answer him that to train an officer or to create a department, it takes years and years, and it's not very easy to create an organization exclusively other than income tax to cater this new law which is going to be implemented. और लोगों ने भी कहा, अभी I would like to answer Mr. N.K. Premchandran, honorable member. He said that except only where the issue of law is involved, the case cannot lie in High Court. I think that is very correct. If on the facts, if the facts also, on the basis of the facts, one can go to the High Court, it will go on unending. There won't be any stoppage. Then the purpose of the act will be defeated. तो इस बेनामी ट्रांजैक्शन का जो पर्पज है वो डिफीट हो जाएगा। मैं इसमें सबसे बड़ी बात इसमें है कि मैं एज ए इनकम टैक्स ऑफिसर देखा है कि थोड़ा बहुत बेनामी ट्रांजैक्शन को हम लोग भी पकड़ते थे। अब तो नाउ कम्प्रहेंसिव बिल इज गोइंग टू कम। उसमें होता क्या है कि सपोजिंग एनीबडी अगर बेनामी ट्रांजैक्शन करना चाहता है तो इतने कंड्यूट वो पैदा करता है कि एक बैंक से पैसा दूसरे बैंक में, दूसरे बैंक से तीसरे में, तीसरे में, चौथे में, पांचवें में, इस तरह से अगर इनकम टैक्स ऑफिसर या इनिशिएटिंग ऑफिसर या एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी पकड़ना भी चाहे तो उसके पास मैकेनिज्म नहीं है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में अंडर स्टाफिंग बहुत है। तो इसके वजह से हमें बड़ा इस बात के ऊपर एक अप्रीहेंशन है कि एक्ट वास्तव में सक्सीड कर सकता है। इसलिए मैं अपील करूंगा, माननीय वित्त मंत्री जी भी आ गए हैं, कि रिक्रूटमेंट बढ़ाना चाहिए। बिना स्टाफ के इसको इम्प्लीमेंट नहीं किया जा सकता है। मैंने वर्कलोड देखा है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में, दे आर ऑलरेडी बर्डन। तो इतना ज़्यादा उनके पास में काम है कि अगर इस एक्ट को भी उनको दे दिया जाएगा इम्प्लीमेंट करने के लिए या मैनेज करने के लिए, तो ऑफिसर्स का, स्टाफ की कमी बहुत होगी। इसलिए रिक्रूटमेंट भी होना चाहिए। और डिजिटाइजेशन, अगर डिजिटाइजेशन होता है तो बेनामी ट्रांजैक्शन को रोकना बहुत आसान हो जाएगा। तो उसका भी ध्यान दिया जाना चाहिए। और माननीय प्रधानमंत्री का और माननीय वित्त मंत्री का जोर है डिजिटाइजेशन पर, तो मुझे बहुत ज़्यादा इस बात के ऊपर कॉन्फिडेंट है कि गवर्नमेंट के एक्सचेकर में रेवेन्यू की बढ़ोतरी होगी, जिससे देश का विकास होगा, डेवलपमेंट होगा। क्योंकि ये जो डिजिटाइजेशन के वजह से जो डिफरेंट लेवल पर, डिफरेंट जगहों पर जो अकाउंट खोला जाता है या ट्रांजैक्शन होता था, उनके नाम को ट्रैक करना मुश्किल हो जाता है। तो अब ट्रैक करना आसान हो जाएगा। और इस बात के लिए मैं धन्यवाद देता हूं। और मैं ख़ास तौर से जो मेरे विद्वान दोस्त हैं एन.के. प्रेमचंद्रन जी को, उनको इस चीज़ का डर नहीं होना चाहिए कि ये जो सिविल पावर जो एडजुकेटिंग अथॉरिटी को दिया जा रहा है, ये ऐसा नहीं हुआ है। ऑलरेडी प्रैक्टिस में ऐसा है। और हम लोग ऑलरेडी 3 करोड़ 10 लाख केसेस हाई कोर्ट में पड़े हुए हैं, सुप्रीम कोर्ट में पड़े हुए हैं, और ज़्यादा केसेस वहाँ पर भेज करके लिटिगेशन बढ़ाएंगे। और जो पर्पज होगा हमारा, जो बेनामी ट्रांजैक्शन पर्पज है, उसका वो डिफीट होगा। एक बात मैं और
करना चाहता हूँ, माननीय वित्त मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ कि जब BDIS स्कीम आई थी तो मैं उस समय असिस्टेंट कमिश्नर इनकम टैक्स था, तो लोगों ने उस समय डिक्लेयर तो कर दिया अनडिस्क्लोज इनकम, बाद में वो केसेस खुलने लगे। जो इम्यूनिटी दी गई थी वो इम्यूनिटी इधर उधर से कहीं ना कहीं वायलेट हुई है। अभी जो तमाम चार्टर्ड अकाउंटेंट से भी बात हुई है और एक माहौल पैदा हो रहा है जब से बिल आया हुआ है, और मेरा ख्याल है कि जब 30 सितंबर या 30 अक्टूबर तक जो लास्ट डेट है, बेनामी ट्रांजैक्शन को जो रियल ओनर हैं उनके नाम आएगा, वो 45% के हिसाब से जो टैक्स पे करने वाले हैं, तो उसमें बहुत ज़्यादा रेवेन्यू की बढ़ोतरी होगी। लेकिन इम्यूनिटी जो अभी दी जा रही है वो इम्यूनिटी वायलेट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि लोगों में अप्रीहेंशन है कि अगर हमने बेनामी ट्रांजैक्शन अपना डिस्क्लोज कर दिया तो नॉट एट दिस स्टेज, लेकिन किसी और स्टेज पर इनकम टैक्स ऑफिसर वो नोटिस नहीं इशू करने लगे, वो केस को खोल न दें, इस बात का ध्यान देने के लिए मैं आकर्षित वित्त मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करता हूं और मुझे इस पर बोलने का मौका दिया, मैं धन्यवाद करता हूं। इसके बहुत सारे प्रोविजन हैं, प्रोविजन की बात नहीं, लेकिन मैं इसके व्यवहारिक पक्ष की बात कर रहा हूं। तो इसके व्यवहारिक पक्ष को अगर देख लिया जाए, और एक बात और मैं कहना चाहता हूं कि हम लोग बैठ कर के आम जनता किसी भी अथॉरिटी को, चाहे इनकम टैक्स अथॉरिटीज को, बड़े आसानी से ब्लेम कर देते हैं। हम जानते हैं कि वो, लेकिन ये ठीक बात नहीं है, परंपरा ठीक नहीं है। अधिकारी लोग किस कंडीशन में काम करते हैं तो उनको हमें इनकरेज भी करना चाहिए। और यह भी कहा जाता है कि हमारे यहाँ जो इनकम टैक्स अथॉरिटीज़ हैं या रेवेन्यू की अथॉरिटीज़ हैं, एक तरह से लाइबिलिटीज़ हैं। किसी ने कहा अभी कि अगर इन्होंने ठीक से काम किया होता तो बेनामी ट्रांजैक्शन होता ही नहीं, ब्लैक मनी जब पैदा नहीं होगी तो बेनामी ट्रांजैक्शन नहीं होगा। तो यह भी एक बात आई है उभर करके कि 8% रेवेन्यू ही केवल अधिकारियों के द्वारा या डिपार्टमेंट के द्वारा यहाँ जनरेट होता है। मैं यह भी बता देना चाहता हूँ कि यह समाज वह समाज है जो 4 पीढ़ियों के लिए कमाता है, अपने लिए, अपने बच्चों के लिए और नाती पोते के लिए और दूसरे जीवन के लिए। एक तरह से एक सेल्फिश समाज है, स्वार्थी समाज है। और इनकम टैक्स अथॉरिटी अगर न रहे तो डिटरेंट मेजर नहीं रहेगा। और जो अभी 8% केवल जनरेट हो रहा है इनकम टैक्स अथॉरिटी से, 92% अपने आप या 90% हो रहा है, वो भी नहीं होगा, 90% भी नहीं होगा। एक भय है, एक डिटरेंट मेजर है जिससे रेवेन्यू आता, वरना यहाँ नहीं, वो भी नहीं होगा। तो इस बात का ध्यान दिया जाना चाहिए, क्योंकि इससे अथॉरिटीज डिमोरलाइज होती हैं। वो सोचती कितना भी काम कर लिया जाए, हम लोगों को तो ब्लेम करना ही है। पॉलिटिशियन भी ब्लेम करते हैं और दूसरे भी ब्लेम करते हैं, वो भी समाज से आए हैं। जैसे हम लोग समाज से आए हैं वो भी समाज से आए हैं। तो इस बात का भी ध्यान देना चाहिए और फैसिलिटीज भी बढ़ाया जाना चाहिए। जो फैसिलिटीज इस समय हैं, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर की है, वो पर्याप्त नहीं है ताकि ये एक्ट इम्प्लीमेंट हो और हमारे देश का रेवेन्यू बढ़े। खर्चे की तरफ हम लोग बात नहीं करते हैं और रेवेन्यू की तरफ बात नहीं करते, खर्चे की बात करते हैं। रेवेन्यू की बात करने में कुछ लोग डरते हैं। तो यह जो एक्ट है रेवेन्यू को इंक्रीज करेगा और हमारा देश का विकास होगा। धन्यवाद।